जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 352, ठीक है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तीन जो है प्रमुख हम कह सकते हैं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर की जाती है तो तीन प्रमुख आर्टिकल हमेशा जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में भी, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360 तीन ग्राउंड या फिर तीन ऐसे प्रावधान है महत्वपूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसके तहत जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किए जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी एक प्रकार से के पूरे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, एंड द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, इसे किन परिस्थितियों में जो है भारत सरकार कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले या इसे पूरे समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखना होगा जो कि आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाया गया था, एक नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। वो एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद इंटरनल रिवेलियन जो पहले टर्म जो यूज किया गया था या इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो वो ऐसा किए, तो वो कंट्रोवर्सी में इसलिए हमेशा रहता है क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हनन हो रहे थे। अपोजिशंस पार्टी को, मेंबर्स को, सिंगर को और कॉमन सिटीजन्स को बहुत जो है उससे पीड़ा हुई, तकलीफ उठाया गया और एक प्रकार से पूरे के पूरे जो भी उनका विरोध करता वो उसे जेल में डाल देती। तो एक प्रकार से वो मेलाफाइड इंटेंशंस के जरिए वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि लोकतांत्रिक मूल्यों की वो एसेसिनेशन का प्रयास था। खैर, अब हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी जो कि पूरे के पूरे हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। इसमें हम लोग बस आर्टिकल 352 ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 356 और 360 देखेंगे। तो संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट और डिस्कशन को पढ़ेंगे या सुनेंगे या उसे जानने का प्रयास करेंगे तो एक चीज़ भारत के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा जो है कि 1947 का विभाजन। और 1947 के विभाजन से भारत जब का संविधान निर्माण हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब निर्माण हो रहा था, तो 1947 के विभाजन को देखते हुए भविष्य में कभी भारत का विभाजन ना हो इसके लिए ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं और सेंटर को एक स्पेशल, एक कह सकते हैं ना कि प्रावधान के अंतर्गत जो है कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि कभी भी ऐसी विकट परिस्थितियों में, कभी भी ऐसे संकट के समय और कभी भी ऐसे क्रिटिकल और इमरजेंसी सिचुएशन में भारत जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वह नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो वही है अनुच्छेद 352 में प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रोक्लेम कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट। प्रेसिडेंट तो अपने मन से कुछ करते नहीं, उनको तो काम करने वाले बहुत से, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल पूरे लगा रखे हैं। भाई प्रेसिडेंट तो एक राजा हैं, किंग हैं, वो तो खुद कुछ नहीं करते, उन्हें जो एडवाइस मिलता है, जो सजेशन मिलता है वो बस उसे प्रोक्लेम करते हैं, उसकी घोषणा बस करना होता है। किंग है भाई तो किंग काम थोड़ी करेगा, उसके नीचे जो है वो काम करते हैं। तो वही है, उनके द्वारा यह घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की, ठीक है। किस किस बिहाफ पे भाई, किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? तो वो है वार, युद्ध की स्थिति में। जैसे अभी मान लो कोई हमारे जो कोई भी एनिमी जो देश है, ठीक है, एनिमी कंट्री, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, किसी भी देश से अगर युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस परिस्थिति में जो है युद्ध की स्थिति में जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। आगे है एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो किसी भी राष्ट्रों के साथ किसी भी प्रकार का, उस परिस्थिति में भी। और आर्म रिबेलियन इन द सेंस, आर्म रिबेलियन कब होता है? विद्रोह जिसे कहते हो, जो जैसे नक्सलाइट वगैरह होते हैं ना, जो कि सरकार के आर्मी या फौज पर देखते हो हमला करते रहते हैं,
या टेररिस्ट वगैरह। तो टेररिस्ट तो खैर वो तो एक आतंकवादी घटना है, वो तो आम लोगों को भी मार देता है। लेकिन जो नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होती है सरकार की, या पुलिस और जो फौज होते हैं, उस पर वो अधिक अटैक करते हैं। ठीक है, मतलब सिटीजन को भी वो मारते हैं लेकिन कम, लेकिन उससे उसकी जो दुश्मनी होती है ना वो सरकार से होती है। तो वही है आर्म रिबेलियन वगैरह, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ सरकार सशस्त्र कह सकते हैं ना कि विद्रोह पर उतारू हो जाना। तो ये तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार था, और ये किस ग्राउंड पे, किस बिहाफ पे जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 38, मतलब 38वां संशोधन, 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। 1975 में 38वां जो है संशोधन लाए गए थे, संशोधित बिल लाए गए थे इमरजेंसी डिक्लेयर से संबंधित। इसमें कहा गया था कि वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो वॉर है मतलब युद्ध है, हम जैसे किसी दूसरे देशों के साथ युद्ध में उतरते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का बाहरी एग्रेशन होता है, जैसे चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी होती है ना भारत के खिलाफ, चाहे वो डोकलाम का इशूज हो, लद्दाख का इशूज हो, इजंट इट, अरुणाचल प्रदेश पे एग्रेशन, मतलब एक प्रकार से युद्ध ही हुआ हो। तो इसे जो है एक नया टर्म दिया गया हुआ है एक्सटर्नल इमरजेंसी, मतलब बाह्य परिस्थितियों के कारण, मतलब बाहरी जो परिस्थिति है उसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। और आगे है कि वेन आर्म रिबेलियन, और जब कभी सशस्त्र विद्रोह होता है सरकार के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ, इस मातृभूमि के खिलाफ, उस परिस्थिति में यह इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाएगा, आंतरिक आपातकाल। बस नाम में चेंजेस हैं और कोई उतना मतलब इसमें बदलाव नहीं किए गए। खैर, और बहुत सारे हम देखेंगे आगे। इसके बाद कहा गया है, मतलब इसी के अंतर्गत एक और संशोधन होता है, वो होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, मतलब इमरजेंसी के दौरान। 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कभी हम लोग ना इसे डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दोनों संवैधानिक संशोधनों का बहुत प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पे। 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। तो 42nd अमेंडमेंट में ये चेंज किए गए कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट। देखो, नेशनल इमरजेंसी में था कि पूरे के पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर करना, लेकिन मान लेते हैं कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मान लेते हैं नागालैंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सपोज्ड है, मतलब ऐसे हम मानते हैं, मान लेते हैं कोई पंजाब में कोई उपद्रव होते हैं, मतलब तो इस परिस्थिति में आप पूरे देश को आपातकाल की कह सकते हैं बेड़ियों में क्यों जकड़ना चाहते हैं? तो प्रेसिडेंट को इस संवैधानिक संशोधन के जरिए, राष्ट्रपति को इस संवैधानिक संशोधन के जरिए यह अधिकार दिए गए हैं कि अब वह चाहे तो किसी एक भूभाग को जहां इंटरनल रिबेलियन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है, वहां नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, और कोई अन्य देशों वगैरह से के साथ कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहां हम पूरे के पूरे भारत देश में भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार है, और एक प्रकार से इनका क्या अधिकार है, मतलब दे एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑन दी प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहने का मतलब है कि अब जो 42वें संशोधन के बाद जब इमरजेंसी डिक्लेयर किए जाएंगे तो पूरे के पूरे भारत में भी किए जा सकते हैं और उसके कुछ एक पार्ट्स में भी। ठीक है, क्लियर है। आगे है 44th अमेंडमेंट, देखो 1978। इससे पहले हम कह सकते हैं ना कि हम एक चीज समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, उसमें कैबिनेट से जो है सलाह मशवरा बिना किए, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड द नेशनल इमरजेंसी। जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद
इंदिरा गांधी की सत्ता जो कह सकते हैं ना कि हिलने लगी थी, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि जब भी प्रेसिडेंट कोई भी चीज को प्रोक्लेम करते हैं, किसी भी चीज की घोषणा करते हैं, और वह भी इतना इंपॉर्टेंट कि पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप आपातकाल लगाने जा रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री एक सिंगल व्यक्ति हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल। और जब कोई भी प्रधानमंत्री जो है बातें कहेंगे राष्ट्रपति से करने के लिए, कोई चीज को अप्रूव करने के लिए, कोई बिल पर एसेंट देने के लिए, चाहे इमरजेंसी ही प्रोक्लेम करना क्यों ना हो, उस परिस्थिति में पूरे मंत्रिमंडल की सहमति पत्र हस्ताक्षर सहित प्रेसिडेंट को देना होगा। लेकिन जो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक प्राइम मिनिस्टर मतलब इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल लगा दिया गया था। हालांकि होना उस वक्त ये चाहिए था कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की सहमति उसमें लेनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस उस वक्त मेजोरिटी में थे। सब लोग कहते हैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्र का पर्याय कैसे हो सकता है? क्लियर है। तो अब जो है 44th अमेंडमेंट में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो जो नई सरकार बनती है वो 44वें संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान करती है कि अब जो भी संवैधानिक कह सकते हैं कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वह कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, मतलब अगर आपको इमरजेंसी ही डिक्लेयर करवाना है, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है या किसी दूसरे देश के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, प्रियोर भी मतलब पहले भी, या कहीं आर्म रिबेलियन में या इंटरनल डिस्टर्बेंस होने वाला है, चाहे पहले भी, सरकार को यह अधिकार है कि पहले भी, देखते हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर वगैरह होते हैं वो पहले भी कर्फ्यू वगैरह लगा देते हैं। तो वही उसी तरीके से अगर मतलब एक प्रकार से प्रेसिडेंट जो है पहले भी प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, लेकिन वह प्रोक्लेमेशन तभी किया जाएगा जब पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल है वह अगर सहमति व्यक्त करे तब, मतलब एक प्रकार से सहमति व्यक्त करना मतलब हस्ताक्षर करना हुआ जो है फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, देखिए पूरा मंत्रिमंडल का सहमति है, आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दीजिए। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी घोषित की थी तो उन्होंने मंत्रिमंडल का सलाह पहले नहीं लिया, और जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया उसके बाद मंत्रिमंडल का सलाह लिया गया, जिसमें कि कई एक मंत्री जो है इस आपातकाल के विरोध में थे। तो ये चीजें हैं, मतलब 44वें संशोधन में किया गया कुछ टर्म जो है आर्म रिबेलियन को सब्स्टिट्यूट किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस में, ठीक है। जो भी आर्म रिबेलियन जो पहले था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया कि जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस एक प्रकार से होगा तब जो है हम आपातकाल लगाएंगे। और वही कहा गया कि कैबिनेट के रिटन अप्रूवल के बाद ही अब प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक सिंगल एंटिटी है। हो सकता है उनका अपना इच्छा हो कि हम चलो आपातकाल लगा के डिक्टेटरशिप वाले अनार्की जैसी स्थिति उत्पन्न कर दे। हो सकता है कि कोई कल तानाशाह बन जाए, मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन पूरे के पूरे मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं बन सकता। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस निर्णयों के विपरीत में आवाज उठाएंगे, भले उनकी बात ना सुनी जाए तो हो सके कल इस्तीफा दे दें। एक प्रकार सा कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में डिस्कशन होता है, उसमें बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के उसमें विचार होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, और उस ओपिनियन के आधार पर सर्वसम्मति से कोई भी कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है, काउंसिल की मंजूरी ली जाती है, जो कि सर्वसम्मति से होना चाहिए। तो ये प्रावधान इसमें इंक्लूड किए गए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैंडेट किसी एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, किसी एक पार्टी को नहीं मिलता, पूरी की पूरी सरकार को मैंडेट होती है, और सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता।
तो एक व्यक्ति कोई अपने राष्ट्र के बारे में निर्णय कैसे ले सकता है? तो फिर वही हो जाएगा। फिर मोनार्की और डेमोक्रेसी में भिन्नता क्या होगी? पहले जो राजे महाराजे होते थे, जो राजा ने कह दिया वही शासन और वही नियम बन गया। अब तो लोकतंत्र है, तो हम लोगों का तंत्र है, तो लोगों के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम जितने भी संसद चुन के गए हैं उनसे हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन जो कम से कम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे तो हम सहमति ले सकते हैं, इजंट इट? तो वही चीज़ें हैं। आगे है 78th अमेंडमेंट 1975 में जो किया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। 48वां जो है संशोधन, उसमें डिक्लेयर किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उसके हाई कोर्ट्स को, ठीक है, एक प्रकार से जुडिशियल जो है रिव्यू करने का अधिकार है, ठीक है। मतलब पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट को यहाँ पे अभी हम छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट को एज अ गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। कोई भी संवैधानिक प्रावधान हो, ठीक है, कोई भी संवैधानिक या संविधान के द्वारा, जो कि कह सकते हैं कि नियम कानून है, या फिर सरकारें जो अब नियम कानून संविधान में संशोधन करके लाना चाहती हो, या कोई साधारण सा सिंपल एक्ट और बिल भी क्यों ना हो, कोई सिंपल सी कोई पॉलिसी भी क्यों ना हो सरकार की, सबको जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोर्ट जो है अपने लेंस से वो देखने का प्रयास करती है कि कहीं या कोई मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं कर रहा, कहीं कोई ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसे तो ये वायलेट करने का तो प्रयास नहीं कर रहा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, न्यायिक परीक्षण का अधिकार है, कि इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है ताकि जितने भी ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल, इन तीनों में बैलेंस बना रहे, चेक्स एंड बैलेंस की फॉर्मूला अपनाई गई है। तो कोई भी अगर नियम कानून, प्रोग्राम, स्कीम, अमेंडमेंट जो कि सरकार के द्वारा लाया जाता है, इनफैक्ट वो पार्लियामेंट के द्वारा भी पारित किया जाता है, इफ सुप्रीम कोर्ट थिंक कि दैट इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, if it try to take away the fundamental right of the common citizen, on the breach of fundamental right, on the breach of that basic structure doctrine, the law which is made by the parliament can be declared null and void. Is that clear? तो यही चीजें हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान था उससे इम्यून कर दिया गया था इस नेशनल इमरजेंसी को, कि जब भी कोई सरकार, ठीक, 38वें संशोधन 38 अमेंडमेंट के अंतर्गत, जब भी कोई सरकार, कोई भी सरकार जो हो, वो अगर आपातकाल की घोषणा करती है तो उसे कोई भी जुडिशियल रिव्यू से गुजरना नहीं होगा। उसे इम्यून कर दिया गया था, एक प्रकार से इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई थी, सुरक्षा कवच। लेकिन इसे जो है 44वें संशोधन के अंतर्गत जो है डिलीट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक मिनर्वा मिल केस, इंपॉर्टेंट केस है 1980 का, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ग्राउंड ऑफ द मैलाफाइड बेस्ड ऑफ एक्सट्रेनियस एंड इररिलेवेंट फैक्ट। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी आप नेशनल इमरजेंसी आप डिक्लेयर करें, लेकिन इसे भी चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में कि कहीं यह जो है मैलाफाइड इंटेंशंस के तहत या फिर एक्सट्रेनियस और इररिलेवेंट फैक्ट के तहत तो यह इसे आपातकाल घोषणा नहीं कर दिया गया है। तो मतलब एक अगर लाइन में कहूं तो नेशनल इमरजेंसी को भी, आपातकाल को भी जुडिशियल रिव्यू से गुजरना होगा, ठीक है, ताकि न्यायालय जो है वह जांच सके, परख सके कि कहीं इसका इरादा कोई गलत तो नहीं है, isn't it? तो यही है, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980।
तो नेशनल इमरजेंसी एंड द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल, और एक कह सकते हैं कि डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट अंडर जो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिवेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह। ठीक है, 3 अमेंडमेंट प्रमुख है, अमेंडमेंट 38, अमेंडमेंट 44 और अमेंडमेंट 42। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम इसके बाद जो है ना प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 356 वो कैसे लगाया जाता है। वो बहुत कंट्रोवर्शियल इन नेचर है। प्रेसिडेंट रूल के बाद राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाए जाते हैं अंडर, कह सकते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ग्राउंड पे। खैर उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसे नेशनल इमरजेंसी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वन सेकेंड एंड हैव अ ग्रेट डे। And at the last, if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.